नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो है साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ, इसका अगर आपको ख़्याल नहीं है, तो आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जितेन जैन मौजूद हैं। जितेन, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। धन्यवाद रत्ना जी। जी, जितेन, आवाज़े ख़वातीन ने ये विषय चुना क्योंकि एक सर्वे में ये पाया गया है कि 80% से ज़्यादा मामलों में महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार होती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन-सी मुख्य बातें हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए? वो किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं जिनके लिए महिलाएं, बच्चे, लड़कियां जो हैं, वो ज़्यादा जो हैं, वो कहीं न कहीं वल्नरेबल होते हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो जो दो तरह के साइबर क्राइम इस समय ज्यादा देखने में आ रहे हैं। एक है साइबर फ्रॉड, जो फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम से आपका कुछ पैसा चोरी हो गया, आपके साथ ओटीपी को लिंक करने के लिए या कोई पार्सल डिलीवरी के नाम से किसी तरह से आपका ओटीपी या पासवर्ड चुरा के आपके पैसे को या पेटीएम वॉलेट से किसी तरह का छोटा मोटा या बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करेगी। दूसरे जो उभरते हुए मामले हैं वो आपके ईमेल हैक हो गए, आपके फेसबुक आईडी चोरी हो गए, इम्पर्सनेशन है, आपके नाम से किसी को मैसेज किए जा रहे हैं, आपकी फेक प्रोफाइल कराई जा रही है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। उस तरह के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। और अब उसमें एक बहुत बड़ा जो उभरता हुआ खतरा वो जो सामने दिख रहा है, जैसे इस समय काफी बहस भी हो रही है, वो डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके लड़कियों के और महिलाओं के फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उसमें रिवेंज पॉर्न, पोर्नोग्राफी, उस तरह का कंटेंट, और ये पूरे वर्ल्ड में मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। अब ये जो चैलेंज है जो टेक्नोलॉजी का है, ये अपने आप में इतना बड़ा खतरा है कि एक चीज जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जिस जिस जो एक्ट आपने कभी किया नहीं, उस तरह से आपका एकदम ओरिजिनल, आपकी आवाज का, आपका हूबहू भी नहीं, बिल्कुल 100% आपकी आवाज और आपके फेशियल फीचर्स का वो वीडियो बनाकर और किसी भी तरह का आपसे कराया जा सकता है। तो जो करेक्टर एसेसिनेशन है वो एक बहुत बड़ा खतरा इस समय है। हाँ, अब इसके अलावा आप जो हम कहते हैं कि किस तरह की हम सावधानियां बरतें, बहुत बार देखा गया है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों लड़के लड़कियों के अंदर है कि वो आपस में आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, कुछ आपने तस्वीरें भेज दी, वो फिर बाद में जो आपके रिलेशनशिप में थे, एक तरह से आपका उनसे अच्छे संबंध थे, बाद में कभी ब्रेकअप हो गया, संबंध बिगड़ गए, फिर वो सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए धमकी देता है, हम ये फोटो वायरल कर देंगे या कर देंगे। ये मामले बहुत ज्यादा देखने में आए। डेटिंग ऐप्स को फिर इस तरह के, फिर जब आपका उसमें मेलजोल होता है उसके बाद आपको परेशान किया जाता है। हालांकि ये चीजें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर ज्यादातर मामलों में लड़कियां इसकी ज्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा वो ज्यादा है, वो सॉफ्ट होती हैं, या ज्यादा उनको समाज में अपनी एक तरह से मैं कहूँगा मतलब रेपुटेशन पे कोई आंच ना है, उस तरह का वो मतलब प्रेशर में आके वो रिपोर्ट नहीं करती, पुलिस एक्शन नहीं लेती। तो उस डर के मारे उनके साथ ये ज्यादा मामले होते हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये मामले और बढ़ेंगे, और वो एक बहुत बड़ा जो उसका भाग है वो महिलाएं हैं जो उसका शिकार उसमें हो रही हैं। जी, वो खास कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं, जो हम बता सकते हैं कि रोज़ाना की ज़िंदगी में चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर जो है अलग-अलग किस्म के जो मैसेजेस आते हैं या कोई मॉलवेयर आता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखिए, चाहेंगे जो कि आप उसमें जो साइबर फ्रॉड से या साइबर क्राइम है, नॉर्मल फाइनेंशियल क्राइम है, उससे बचने के तो तीन बड़े साधारण उपाय हैं। पहली बात तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति से भेजी गई कोई फाइल या लिंक के ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे। दूसरा, आप ये मन में गांठ बांध लें कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में अपना वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी या कोई भी कोड जो आपके मोबाइल के ऊपर आ रहा है, वो आप कभी किसी से शेयर नहीं करें। और ये दो गांठ मारने वाली मुख्य बिंदु है। तीसरा, जो अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो भी जाए, तो फिर आप वो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 या आप साइबर क्राइम GOV.in, आप वहां पर रिपोर्ट कीजिए। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी को लेकर, आपके डेटा को लेकर किसी भी तरह का आपको थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई भी रैंसम मांग रहा है, आप किसी भी सूरत में किसी दबाव में ना आए, घबराए नहीं, कोई पैसा आपको नहीं देना है। बहुत बार हम इस एक्सटॉर्शन फ्रॉड देख रहे हैं, आपकी इमेजेस को लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपके फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आपके परिवार में मित्रों को इसे भेजा जाएगा, आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर आपको गलती से ऐसा कुछ हो, तो आपको किसी दबाव में नहीं जाना है, कोई पैसा नहीं देना है, घबराना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना। दूसरा अब विषय आता है कि हमारी आदतों को लेकर,
ये जानकारी हम कॉलेज में और जो यंग लोग हैं उनमें हम ज़्यादा देख रहे हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का समावेश हमारे समाज के अंदर हुआ है, जिस तरह से तेज इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन सबके ऊपर आप है, जिस तरह के डेटिंग ऐप्स का प्रचलन बढ़ा है, एक कहीं न कहीं समाज में एक नया दौर है जहाँ हम अनजान व्यक्तियों से बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं। हम ऑनलाइन दोस्तियों में विश्वास करने लगे हैं। डेटिंग एक नया कल्चर बन चुका है और वो इतना आगे बढ़ गया कि अब हम उसमें फिर वो बिना मिले कई बार तस्वीरें शेयर कर देते हैं, जिसको लेकर बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आपका फ़ोन हैक हुआ है या किसी अनजान व्यक्ति से आपने कोई लिंक खोला है, कोई पर्सनल डेटा उसके अंदर था, तो इन सब से बचने का एक ही रामबाण है कि आप इस तरह का डेटा किसी मोबाइल में अपने ना रखें। अगर वो डेटा है तो कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो लीक हो सकता है। तो वो आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी से संबंध में है, रिलेशनशिप में है, तो आप कभी भी अपनी पर्सनल तस्वीरों को इस तरह से शेयर ना करें। ये आज नहीं तो कल कभी परेशानी का सबब बन सकता है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक है या कोई डेटा चोरी हुआ है या कोई परेशान कर रहा है या कोई आपके डीप फेक वीडियोज़ बनाकर किसी तरह से आपको परेशानी में डाल रहा है, तो उसके लिए आप एक प्रोफ़ेशनल हेल्प लें। उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, अनजान ना जाएँ, आप पुलिस कंप्लेंट करें, किसी साइबर प्रोफ़ेशनल से मदद लें और उस चीज़ का मुकाबला करें। जी। जितिन, ये कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल जो है वो हैक हो गया है या वेबसाइट्स जो हैं वो फेक हैं? बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। साइबर ग्रूमिंग है जो बच्चों के लिए, बच्चों को जिसमें फंसाया जाता है। ये थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि हमारे दर्शक जो है वो समझ सकें कि मौजूदा दुनिया देखिए जो है, साइबर वर्ल्ड जो है, वो किस तरह काम कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, प्रेडेटर्स जो बाहर बैठे हैं दूसरे देशों में, वो बच्चों को ग्रूमिंग करते हैं कि ये सारी चीज़ें समाज में हैं, पर उसकी परेशानी का जो मूल है, वो यही है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आपके जीवन में आ रही है, स्मार्टफ़ोन, आज बच्चे स्मार्टफ़ोन स्कूल में लेकर जा रहे हैं, वो ऐज नहीं है। 12, 13, 14 साल का बच्चा स्मार्टफ़ोन लेके 8-8 घंटे घूम रहा है। तो वो फिर उसमें इंटरनेट पे भी देखेगा, वीडियोज़ भी देखेगा और वो अनजान लोगों से किसी न किसी तरह से उसका इंटरेक्शन भी होगा, चाहे चैट रूम में हो, चाहे पबजी गेम खेलते वक़्त हो या किसी मूवी को देखते वक़्त हो। वो आजकल वो ग्रुप में मूवीज़ देखते हैं या किसी टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप के पार्ट कर गए, तो वो अनजान व्यक्तियों से आपको गाहे-बगाए आपका इंटरेक्शन होगा और एक बार वो शुरू हो गया, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अनजान व्यक्तियों से बात करने में, अपने जीवन की छोटी निजी जानकारियाँ शेयर करने के अंदर वो दोस्त बन जाते हैं। तो एक तो ये है और दूसरा इस और इसमें फिर क्या होता है कि अनवांटेड एक्सपोज़र होता है। आपकी उम्र है 14-15 साल, आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें कुछ इस तरह का अभद्र ऐड आ रहा था, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो अनवांटेड एक्सपोज़र भी बहुत होता है, फिर बच्चे पोर्नोग्राफ़ी की तरफ चले जाते हैं, अनजान व्यक्तियों से बात करते हैं, वो फिर न उसको सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, वो क्या करता है, कैसे उसके विचार है, क्या उसके दिन में चल रहा है। तो ये जो अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने की जो बातचीत करने का अब एक नया दौर चला है और वो भी आप अपने परिवार से छिप के कर रहे हैं बिकॉज़ स्मार्टफ़ोन आप कहीं भी बैठकर कर रहे हैं। ये अपने आप में समस्या का बहुत बड़ा मूल है। इसलिए मैं ज़रूर हमेशा ये सबको कहता हूँ, जब तक बच्चा 16-18 साल का ना हो, आप उसको स्मार्टफ़ोन ना दें। जी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनको अनवांटेड एक्सपोज़र से इन चीज़ों से बचाने का। साइबर बुलिंग भी हो रही है, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? साइबर बुलिंग जो होती नहीं, वो तो देखिए स्कूल में होता है, साइबर बुलिंग है, फैट शेमिंग है, सब बहुत चीज़ें हो रही हैं। आप स्कूल में देखिए आज ये बहुत नया पहले प्रचलन था, आप इंस्टाग्राम में एक-दूसरे के वीडियो देखते हैं, वो वहाँ घूमने गए थे, फिर आप अपने माँ-बाप पर दबाव डालते हैं, मुझे भी जाना है, उसने ऐसा करा, वो ये गाड़ी में आया, ये आया। किसी का वज़न बढ़ गया तो उसको कहा जाता है कि ये तो मोटा है, इसको ऐसा हुआ। बॉडी शेमिंग करी जाती है, कई बार सीनियर आपको धमकाते हैं, कल तुम मेरे लिए ये करना नहीं तो हम ये कर देंगे। अब बात क्या है कि पहले भी बुलिंग थी, पर बुलिंग वो 6 घंटे जब आप स्कूल में तो उसमें लिमिटेड थी। अब वो बुलिंग 24 घंटे में कभी भी हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन इंटरेक्शन है। आप कभी भी देख रहे हैं लोग इंटरनेट पर एक-दूसरे को गाली देकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक जो ये था कि आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, वो आप 2 लोगों के बीच में तो भी एक वो सॉफ्ट अब्ज़ॉर्प्शन आपके पास कहीं न कहीं वो एक स्टैमिना होता था। अभी क्या है कि अगर आपको एक तरह से अपमानित, प्रताड़ित या इस तरह का व्यवहार आपके मतलब सोशल मीडिया पर कई व्यक्तियों के सामने किया जा रहा है, तो वो जो सामाजिक दबाव है, वो आपके ऊपर और बढ़ता है और उसके कारण फिर आप इन तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं। और ज़्यादातर केसेज़ में देखा गया है क्योंकि बच्चे क्योंकि यंग होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, ये सारे इंसिडेंट अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। वो आगे अगर कंप्लेंट भी नहीं करते और कंप्लेंट होने पर भी स्कूल की तरफ से भी इन मामलों को दबाया जाता है। तो ये एक ऑल्सो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ सच इंसिडेंट्स है, वो कंप्लीटली इस समय एब्सेंट है। है? जी। जितिन, ये जानना चाहेंगे कि और क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे, जैसे आपने कहा कि अनजाने लोगों से बातचीत तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो ये फर्क भी नहीं कर पाते। मैंने कई बहुत
ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि लोगों ने सही यूआरएल नहीं देखा और क्लिक कर दिया और उनके घर पर ऐसे लोग आ गए, अनजाने लोग पहुंच गए, उन्होंने किसी कस्टमर केयर को फोन किया था लेकिन वो ऐसे पहुंच गए। तो इस तरह की चीजें भी हैं जो कि घर में भी खतरा पैदा हो सकती हैं जब नहीं, कोई वो घर में बहुत कोई हो रहा है क्योंकि वो कैसे देखिए होता है इतना ये? सारा फेक फेक एड्स आप बहुत सारे चल रहे हैं। आप किसी बैंक की कस्टमर केयर के बारे में सर्च करेंगे तो गलत नंबर सामने आ जाता है। वो व्यक्ति आपसे बैंक का कस्टमर केयर बन के बात करता है, आपसे वो पैसे ले लेगा, उसके बाद वो पैसा लेकर चंपत हो जाएगा। बहुत बार होता है कि आपको किसी कंपनी से किसी चीज को लेकर आपने ली, आपने उसकी समस्या के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा, तो जो ओरिजिनल कस्टमर केयर का हैंडल है उसकी जगह कोई उससे फेक सेम नाम बनाकर एक फेक हैंडल इंपर्सोनेट करते हुए आपको रिप्लाई करता है और बोलता है अपना निजी नंबर मुझे दीजिए, हम अभी आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप वो नंबर देते हैं, फिर आपको कॉल भी आता है, तो आपको ये लगता है कि नहीं मैंने ही कंप्लेंट करी थी, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मुझे फोन कर रहा है। असल में ये वो जो फेक हैंडल जिसने आपको बेवकूफ बनाकर आपका नंबर ले लिया वो आपको फोन कर रहा है। फिर वो कहा जाता है अच्छा हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई एक ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। वो ऐप के थ्रू आपके मोबाइल फोन को हैक किया जाता है, फिर आपका डेटा चुराया जाता है। कई बार कहते हैं कि हमको 200 रुपये प्रोसेसिंग फी चाहिए, आप थोड़ा पैसा दे दीजिए, कस्टमर सपोर्ट का वो कर लीजिए। या फिर आपको कोई पॉलिसी भेज देते हैं, या आपसे एडवांस पेमेंट किसी चीज के नाम पर ले ली जाती है। तो ये तो आपको देखिए जो बेसिक जो समझ है वो है HTTPS यूआरएल। आप देखिए कि यूआरएल हमेशा सिक्योर हो। दूसरा, कोई भी जो कस्टमर केयर पे आप किसी कंपनी या वेबसाइट के थ्रू हेल्प सीख कर रहे हैं, आप जरूर देखिए जो जब आपका ओरिजिनल बिल आपको उसका कभी मिला होगा, आजकल ऑनलाइन इनवॉइस होती है, या उसको कोई ब्रोशर हो या प्रोडक्ट के ऊपर कोई यूआरएल हो, उसको मैच जरूर करें। आप खाली ऑनलाइन सर्च करके अगर आप बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकल रूप से savvy नहीं है तो आप जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो यूआरएल है उससे मैच करें, आप खाली गूगल सर्च पे करके ना जाएं। जी, लेकिन आमतौर पर जो है वो लोग करते हैं जल्दबाजी में, घर की कोई चीज खराब हो गई, वो इतने हाँ इम्पेशेंट हो होता जाते है। हैं कि इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। जी। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जितेन आपसे कि वो सारी चीजें जैसे किस तरह से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट करके फिर वो बहुत बड़ी जानकारी आपके खिलाफ जो है वो तैयार हो सकती है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, या जो साइबर स्टॉकिंग होती है वो किस तरह से होती है, वो रियल लाइफ स्टॉकिंग में बदल सकती है। ये सारे खतरे जो हैं, ये थोड़ा आप हमें विस्तार से बताएं ताकि लोगों को आगाह किया जा सके इसके बारे में। नहीं देखिए, साइबर स्टॉकिंग तो काफी समय से चलता रहा है, कोई अब नई समस्या नहीं है। जिस तरह से आप खुद अपना कंटेंट आप सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पर डालते हैं, आज कोई व्यक्ति खाना खाने जा रहा है होटल में तो खाना खाने से पहले इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहा है, खाना खाने के बाद फोटो डाल रहा है, लोकेशन भी। कौन से होटल में जा रहा है वहां फोटो डाली जा रही है, अपने ड्रेस की फोटो डाली जा रही है, आप छुट्टी पे जा रहे हैं, फ्लाइट बाद में पकड़ते हैं, इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट किया जाता है, लैंड करने से पहले 50-100 लाइक उसको आपको फ्लाइट में बैठे बैठे आप रिप्लाई करते हैं। तो आप एक तरह से देखा जाए किसी व्यक्ति को आप अगर आज सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, उसकी जिंदगी का आप एक हिस्सा बन जाते हैं। आपको हर उसके पल पल की घंटों की जानकारी रहती है कि वो आज वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कहाँ घूमने गए हैं। फिर इस जानकारी का इस्तेमाल, अब जैसे कई बार मलेशिया में देखा गया, एक परिवार ने अपनी वो हॉलिडे का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे लगातार, वो लाइव वीडियोस बना बनाकर उनके घर में पीछे चोरी हो गई, क्योंकि उन्होंने बाहर बार कहा कि हम तो पूरा परिवार इस बार 1 महीने की छुट्टी के ऊपर आया है। तो जब आप इस तरह की जानकारी किसी को देंगे तो ये तो होगा होगा, प्लस क्या निजी जानकारी, आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, कौन आपके मित्र हैं, ये जो अनवारंटेड डिस्क्लोजर ऑफ योर पर्सनल लाइफ है वो एक समस्या कारण बन रहा है। उससे बचने का तरीका ये भी है कि आप अनजान लोगों की रिक्वेस्ट आप इंस्टाग्राम पे एक्सेप्ट ना करें, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्राइवेट कर दें। तो ये कुछ तौर तरीके हैं, मगर ये एक लिमिटेड स्कोप है इसका बचने का। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने से जुड़ी जो बहुत ज्यादा निजी जानकारी है आप उसको ऑनलाइन ना डालें, और अगर डालना भी है तो रियल टाइम में ना डालें। आज आप खाना खा के आए हैं होटल के अंदर, वो जानकारी आप 2 दिन बाद डाल सकते हैं, आज का आज बताने की जरूरत नहीं है ना। जी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क तो देखिए, आप किसी व्यक्ति को आप प्रोफाइल कर रहे हैं, किसी को आपको पॉलिटिकल किसी की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, कोई आप एनिमी होस्टाइल कंट्री से किसी के बारे में आप निजी जानकारी जुटाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट राइवलरीज है, तो उसमें एक दूसरे के खिलाफ डिफेमेशन कैंपेन चलाने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए उन सब जानकारी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। इसमें आप और किस किस तरह के खतरे देखते हैं जितेन, अगर हम भविष्य की बात करें? बचने के 3 मैं बुलेट पॉइंट्स में हमेशा कहूंगा, जो हमने 3 बातें शो के शुरू में भी कही। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से आप कभी भी अपना किसी भी तरह का बैंकिंग पासवर्ड या ओटीपी शेयर ना करें। किसी भी तरह का वन टाइम कोड जो आपको एसएमएस पर आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, ईमेल पर आ रहा है, आप उसको कभी शेयर ना करें। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से भेजे गए किसी भी अटैचमेंट के ऊपर या लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। तीसरा, अगर आपके साथ किसी तरह से फिर भी आप मोबाइल हैक हो जाता है या कोई ईमेल अकाउंट हैक हो जाते हैं और किसी भी तरह से आपको रैंसमवेयर या परेशान करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी पैसा मांगा जाता है, किसी भी सूरत के अंदर आप किसी तरह का कोई पैसा ना दें। अपने परिवार
परिवार को बताएं और पुलिस से हर संभव सहायता लें और आप किसी भी साइबर प्रोफेशनल से भी मदद मांगें। जी, जितिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में जानकारी शेयर करना, शायद ये कहीं न कहीं हमने एक अपनी एक जो है वो एक आदत सी बना ली है कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों के लाइक्स चाहिए होते हैं, हमें लगता है कि इतने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़ई आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए साइबर वर्ल्ड में रहें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। शुक्रिया।